हेलो बच्चों, ये जो वीडियो बनेगा ये इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर है, ठीक है, जो कि 2023 का है। और ये जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो आपने सारा चीज आपने ये जो हिंदी का पेपर होता है ना, ये 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें जो पूर्णांक होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी एमसीक्यू है ना, सबको सब एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छी तरह से। जैसे मेरा पहला जो प्रश्न है, मेरा लिखा हुआ है कि मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है ये पुत्र वियोग से लिया गया है, ठीक है। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो पुरस्कार था मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण का जो लिखा हुआ जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। और एक प्रश्न ये भी है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये भी याद रखिए कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न ये है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान है ना, वो है सीताब दियारा सारण बिहार, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग जेपी नारायण के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो लिखा गया जो चैप्टर है हमारा, वो है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति कभी कभी ये भी पूछे कि वो क्या है, तो वह एक भाषण है, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है 4 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर, आपने रामधारी सिंह दिनकर जो कि इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है वो है अर्धनारीश्वर। आपने पढ़ा जरूर होगा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का एक कल्पित रूप माना जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उनका सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है ना। याद रखें बच्चे। अगला मेरा प्रश्न ये है 5 नंबर कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप जो है वो शंकर और पार्वती का है, ठीक है। आधा शरीर भगवान शंकर और आधा शरीर माता पार्वती। और अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और अर्धनारीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी ही रचना है उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो कि मेरा अगला प्रश्न है 6 नंबर कि यहाँ पर लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर उर्वशी, ठीक है ना। याद रखें बच्चे, राष्ट्र कवि के रूप में कौन किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। और उर्वशी हो चाहे रश्मिरथी हो चाहे कुरुक्षेत्र हो, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है 7 नंबर कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। आपने रोज पढ़ा होगा। चलो रोज के लेखक का नाम जान जाओ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रे, ठीक है ना। सिंपल सा लाइन जानो, अग्रे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रे के द्वारा ये रोज चैप्टर लिखा गया है। और अग्रे के तार सप्तक के संपादक भी है अग्रे। और अग्रे के द्वारा जो ये रोज चैप्टर लिखा गया ना, इसमें पात्र कौन कौन है? तो एक मालती है, और मालती के पति जो कि वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। और उनका नाम था महेश्वर, जो कि आप 8 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कि महेश्वर कौन था। तो महेश्वर था मालती के पति थे। और मालती और महेश्वर से एक संतान था जिसका नाम था टीटी। ये भी याद रखें, टीटी कौन था? तो मालती का पुत्र बोले चाहे महेश्वर का पुत्र बोले, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है 8 नंबर कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? तो वो आम लेकर आए थे, ठीक है ना। तो रोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो अग्रे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और रोज जो कहानी है वो आपका, उसमें जो पात्र कौन कौन है? तो मालती है, महेश्वर है, टीटी है, ठीक है ना। और टीटी कौन है? तो महेश्वर का पुत्र है और मालती का भी पुत्र है, ठीक है ना। और महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? तो आम लेकर आए थे। ये भी याद रखें, ठीक है। अगला नंबर है 9 नंबर कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया जो मेरा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा एक लेख, ठीक है, तथा एक पत्र,
आपने जरूर पढ़ा होगा इस चैप्टर को। तो ये एक लेख तथा एक पत्र भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और भगत सिंह ने 1926 में ना वो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, ठीक है ना। और ये अगला नंबर इसी से है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो भगत सिंह जब महज 8 वर्ष के थे ना, तो एक करतार सिंह सराभा, ठीक है ना, इनकी अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। और ये करतार सिंह सराभा का जो फोटो था ये अपने पर्स में रखते थे, ठीक है ना। और इसीलिए करतार सिंह सराभा हम कहेंगे कि ये भगत सिंह जो है करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है 11 नंबर कि घांगड़ किस जगह से आए थे। तो इसे याद रखे बच्चे, वो दक्षिण बिहार से आए थे, ठीक है। अगला नंबर है 12 नंबर कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है। तो ये याद रखें कि ये जो है उसने कहा था। अब उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। चलो रोज के भी लेखक जान जाओ कौन है, तो अगले हैं जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और ओ सदा नीरा के कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो रचित कुछ काव्य है, जैसे बुद्धू का कांटा हो गया, सुखमय जीवन हो गया, उसने कहा था हो गया, तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो वो सूत काटती दिखाई देती है। अब बिस्नी जो है ये किस कहानी की पात्र है, ये भी पूछ सकता है। तो सिपाही की माँ, ठीक है ना। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश, ठीक है, याद रखना बच्चे, मोहन राकेश है। और बिस्नी के बेटी का क्या नाम था, तब बिस्नी की बेटी का नाम था मुन्नी, याद रखे। और बिस्नी के बेटा का क्या नाम था, ये भी याद रखे, बेटा का नाम था मानक, ये भी याद रखे, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी। तो अभी मैंने बोला कि मुन्नी कौन थी, तो बिस्नी की बेटी थी, ठीक है ना। अगला है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो याद रखे प्रगीत और समाज जो है इसके जो राइटर है वो नामवर सिंह है, ठीक है, याद रखे बच्चे, नामवर सिंह, ठीक है। और यह वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ठीक है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह के जो रचयिता है वो अशोक वाजपेयी है। और अशोक वाजपेयी के द्वारा जो हमारा चैप्टर है वो है हार जीत, ठीक है, हार जीत। कभी कभी ये भी पूछेगा कि ये हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। अगला मेरा 17 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है, तो ये प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा जो चैप्टर जो है हमारा जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, ये लिखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखे, ठीक है। चलो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो पाने के लिए जरूर इस चैनल पर फॉलो करें, ठीक है ना। 18 नंबर मेरा प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो ये थे हेनरी लोपेज, ये याद रखना बच्चे, हेनरी लोपेज। अगला मेरा सवाल है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो जायसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जायसी जो है, जो कि हमारा जो चैप्टर था कड़बट, इसके लेखक है। कड़बट के लेखक कौन है, तो जायसी है। और पद्मावत के भी लेखक कौन है, तो ये भी याद रखना जायसी है। कभी ये भी प्रश्न पूछे कि कड़बट कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। जायसी के बारे में हम आपको पढ़ाए भी थे कि जायसी जो थे वो कुरूप थे, काने थे, ठीक है ना। और इनका जो जन्म स्थान है ना वो जायस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म स्थान है, ठीक है। नाभादास, ठीक है, नाभादास किस धारा के संत थे, तो नाभादास के द्वारा जो चैप्टर हमारा लिखा गया है उसका नाम है छप्पय, ये भी याद रखें।
और नाभादास का जो जन्म हुआ था वह दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत। और पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता राजस्थान चली गई, ठीक है ना। और फिर ये नाभादास ने अपना जीवन जो है वो अपना अस्थायी निवास स्थान बनाया था। कहां पर? तो ये मेरा ये वाला प्रश्न यही भी नाभादास से कि नाभादास अस्थायी निवास कहां बनाए थे? तो वो वृंदावन में बनाए थे, ठीक है ना। और छप्पे भी किसके द्वारा लिखा गया? तो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। और नाभादास किस धारा के संत थे? तो वो वैष्णव धर्म के संत थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 22 नंबर मेरा प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो भाई पुत्र वियोग का मतलब है कि उनका पुत्र मर गया है, तो सीधी सी बात है ना, शोकप्रीत है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान के द्वारा जो लिखा गया पुत्र वियोग है, ठीक है, ये मुकुल से लिया गया है। मुकुल के लिए भी उनको सक्सेरिया पुरस्कार भी मिला हुआ था, क्योंकि ये 23 नंबर में यही पूछा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सक्सेरिया पुरस्कार मिला था मुकुल के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है। और हमारा पुत्र वियोग भी कहां से लिया गया है? मुकुल से ही लिया गया है, ठीक है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। अगला है कि ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? तो याद रखें कि वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर वो कारा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हुए थे, स्थापित हुए थे। और उसके बाद उन्होंने जो अपना त्याग पत्र देकर लेखन कला की शुरुआत कर दी थी। और ज्ञानेंद्रपति के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है वो गांव का घर, ये भी याद रखें, गांव का घर। तो प्रश्न पूछेगा कि गांव का घर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्रपति के द्वारा, ठीक है। और अभी जो ये प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर वो पदस्थापित हुए थे? तो वो काराधीक्षक, ठीक है। अगला है कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है तुमुल कोलाहल कलह में। और इस चैप्टर के जो लेखक है ना वो है जयशंकर प्रसाद, ये भी याद रखें, ठीक है ना। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। मैंने कई बार बोला चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की रचना उसने कहा था हो गया, बुद्धू का कांटा हो गया, ठीक है ना, बुद्धू का कांटा हो गया, सुख में जीवन हो गया। तो ये याद रखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा है। जो रोज किसके है? तो रोज है अड्डे जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि और तिरिचटन है उदय प्रकाश, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि नाभादास की कविता का नाम क्या था? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि छप्पा था, ठीक है ना। अगला है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो लिखा गया जो हमारा जो चैप्टर है वो है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और पूछा है निधन की बात, तो ये हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में, ठीक है ना। याद रखे बच्चे। अगला मेरा प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ 30 दिसंबर 1990, ठीक है ना। याद रखें 30 दिसंबर 1990 को। अगला मेरा प्रश्न है कि सुखमय जीवन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सुखमय जीवन के जो लेखक थे ना वो थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बुद्धू का कांटा के भी लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सब चीजें याद होनी चाहिए। पद्मावत, अभी मैंने पढ़ाया भी पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत जो है लिखा गया है किसके द्वारा? जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी। अब पूछे कि कड़बट कहां से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। कड़बट के लेखक कौन है? तो जायसी है, ठीक है ना। उर्वशी, उर्वशी के लिए मैंने आपसे पहले भी बोला कि उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो सीधी सी बात है, ये प्रश्न कर रहा है कि उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद का जो मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता पूछा है कौन है? तो इसके रचयिता है मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है ना, जो जन जन का चेहरा एक के राइटर है, ठीक है ना। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो अधिनायक, उषा, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। अरे भाई यहाँ जन जन का चेहरा एक, मानव की आत्मा एक, जन जन का चेहरा एक, सीधी सी बात है। तो डी नंबर, ठीक है। और ये गजानन माधव मुक्ति बोध की ये कविता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये अधिनायक से है, जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना।
तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का मतलब मंडनी हम लोग पढ़े थे, तो ये बार बार लहना सिंह बोलता है, ठीक है ना, कि तेरी कुड़माई हो गई। तो तेरी कुड़माई हो गई ये कौन से चैप्टर है? लहना सिंह हो, बोधा सिंह हो, वजीरा सिंह हो, हजारा सिंह हो, ये उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है ना। अडे के रचित पाठ का नाम क्या है? तो अडे के द्वारा कौन सा लिखा गया है? रोज, ठीक है ना। और तार सप्तक के संपादक में पूछे तो अडे ही होना चाहिए। और रोज में आपने पढ़ा होगा मालती है, टीटी है, महेश्वर है, ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है जूठन। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। और प्रणीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। तिरिच के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश, ठीक है। विनोद कुमार सुकुल रचित कविता का नाम बतावे तो वो है प्यारे नन्हे बेटे को। याद रखे बच्चे। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो मैंने बोला भी कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम है गांव का घर। क्या नाम है बच्चे? गांव का घर, ठीक है ना। लहना सिंह, अभी थोड़ी देर मैंने पहले ही जिक्र किया, लहना सिंह हो, बोधा सिंह हो, वजीरा सिंह हो, ठीक है ना, हजारा सिंह हो, तो ये किस कहानी का पात्र है? तो ये उसने कहा था। और उसने कहा था कि लेखक मैं बार बार बता रहा हूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो मैंने पहले ही आपको सुनाया कि रोज आपने पढ़ा होगा। रोज कहानी में मालती है, टीटी है, महेश्वर है, ठीक है ना। जो महेश्वर रेट्स प्रश्न ये भी पूछता है कि महेश्वर क्या लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। ये भी कई बार पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है कि ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो उठो ब्रजराज कुंवर, तो ये जो है सूर के पद है, ठीक है ना, जो कि सूर सागर से लिया गया है। सूरदास जी के दोनों पद सूर सागर से लिया गया है, ठीक है ना। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो ये कवित भूषण के द्वारा जो रचित है, ये कवित से लिया गया है, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है बच्चे? तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, और रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी की रचना की। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो हमारा जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप माना गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो आधुनिक काल के कवि है, ठीक है। जायसी, अगला मेरा प्रश्न है कि जायसी, ठीक है, जायसी किस काल के कवि है? तो जायसी भक्ति काल के कवि है। और जायसी के द्वारा लिखा गया कौन सा है? पद्मावत। और कड़बट भी कहां से लिया गया है? तो कड़बट भी पद्मावत से लिया गया है। और कड़बट के भी लेखक कौन है? तो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखे बच्चे। ओ सदा नीरा 63 पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ओ सदा नीरा जो है ना, ये एक निबंध है। और ये ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया? इसके राइटर कौन है पूछे ना, तो जगदीश चंद्र माथुर। ये सब याद रखे, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि मलयज के द्वारा लिखा गया है। मलयज लेखक कौन है? मलयज। और यह एक क्या है? डायरी है, याद रखें। कड़बट आ गया ना, कड़बट जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो कड़बट शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो ये पद्मावत। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला सूर सागर। इसका राइट आंसर होना चाहिए सूर सागर, ठीक है ना। पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो मुकुल। मुकुल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को सटसेरिया पुरस्कार भी मिला हुआ था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है इसके बारे में, ठीक है ना। तार सप्तक में बार बार जिक्र कर रहा हूं, तार सप्तक के जो संपादक है वो अडे हैं बच्चे। अडे का पूरा नाम बताओ? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अडे, सब याद रखो। अगला मेरा प्रश्न है कि टिट्टी की माँ का नाम क्या था? भाई बार बार मैं जिक्र कर रहा था कि टिट्टी की माँ का नाम मालती था। पूछे टिट्टी के बाप का नाम क्या था? तो महेश्वर था, ठीक है ना। याद रखे जो कि रोज कहानी के ये पात्र है। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अडे, ठीक है। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो हमें भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए, ठीक है। अब हम ग्रामर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ग्रामर है हमारे क्या? सर्वव्यापी शब्द का क्या अर्थ है? तो भाई ईश्वर सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? हर जगह व्याप्त है, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाई आंख लग गया, बैठे बैठे अचानक आंख लग गया, मतलब नींद आ गया, सिंपल, ठीक है ना। अगला है ईमान बेचना। अरे तुमने तो अपना ईमान बेच डाला, यानी अपने कर्तव्य से क्या हो जाना? हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना।
कमर टूटना, कोरोना ने तो मेरी कमर तोड़ दी, यानी कि आर्थिक स्थिति क्या हो जाना, खराब हो जाना, सिंपल। चलिए 59 नंबर की बात करते हैं। 3-13 होना, 3-13 का होना मतलब होता है तितर बितर होना। अब तितर बितर होना का क्या मतलब है, बिखर जाना, डी नंबर, ठीक है। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना, दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। उपवन में उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है बच्चे, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे वन में क्या लगा है, उप, तो क्या हो गया उपवन, तो उपसर्ग इसमें कौन हो जाएगा, उप। अगर पूछे कि उपमान में कौन सा उपसर्ग है तो उप, उपनयन में कौन सा उपसर्ग है तो उप, सिंपल, ठीक है। बेईमान, बेईमान में पूछा है उपसर्ग, तो आप बताओ ईमान में अगर बे लगा देते हो तो क्या हो जाता है, बेईमान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बे, ठीक है। और 63 नंबर प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। अंकुरित प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग में यही अंतर है कि प्रत्यय अंत में देखा जाता है और जबकि उपसर्ग की बात करता है तो उपसर्ग जो होता है वो शुरू में देखा जाता है, ठीक है ना। तो अंकुरित, इत 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 इत, ठीक है ना, यानी कि सी नंबर। अगला प्रश्न है कि बड़प्पन, बड़प्पन, पन पन, प्रत्यय क्या है, बड़प्पन, पन, यानी कि बी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। ऐसे एक बात बता रहा हूं, जरा याद कर लेना बच्चे। कंठ बोले, याद रखो, क, ख, ग, घ और अंग, कंठ, ठीक है ना। तालु बोले, च, छ, ज, झ और य, ये तालु। दंत बोले, त, थ, द, ध, न, ठीक, दंत बोले। ओष्ठ बोले, प, फ, ब, भ और ब, ठीक, याद रखे। और अगर मूर्धा बोले, ठीक है, अगर मूर्धा बोले तो याद रखे ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है, ये सब चीजें याद रखे। अब क्या बोला है, ख, तो ख क्या हो जाएगा, कंठ, ठीक है, सिंपल। चलिए अड़ा, तो मैंने बोला था ना पहले बात करना है कंठ, ठीक है, क्या, कंठ, फिर जाकर आता है आपका तालु, फिर आपका आएगा मूर्धा, ठीक है, और फिर आपका आएगा क्या, मूर्धा के बाद क्या आएगा, तो मूर्धा के बाद आएगा दंत, ठीक है, दंत याद रखे, और उसके बाद आएगा ओष्ठ। तो अब बताइए क्या है, अड़ा, तो इसका मतलब ट, ठ, ड, ढ, यानी कि ए नंबर, ठीक है ना। अब बात करता है छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ की बात करता है तो च, छ, ज, यानी कि तालु, ठीक है। अब हम बात करते हैं 68 नंबर कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो प, फ, ब, भ, म, है ना, ओष्ठ, क्या हो जाएगा बच्चे, ओष्ठ। अगला सवाल ये है कि शहर शब्द क्या है, तो शहर शब्द क्या है, तो हमको बताना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वैसे आपको पता होगा बच्चे कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग, ठीक है ना। तो शहर शब्द क्या है, तो भाई शहर नया है, तो शहर नया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए अगला मेरा प्रश्न है आयु, तुम्हारी आयु कितनी है, यानी कि ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, तुम्हारी आयु, ठीक है ना। सेंटेंस बनाकर पता लगा लेना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना। आत्मा, जैसे मैं आत्मा पर बना रहा हूं, तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तो इस तरह से अगर सेंटेंस हम बोलते हैं ना, तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तो इस तरह से ही जो तुम्हारी आत्मा यानी कि तुम्हारी यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है ना। अगला है कि अनुराग शब्द का विलोम क्या, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा, तो ये इसका उल्टा होता है विराग, क्या होता है, विराग। कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष यानी कि शुक्ल हो जाएगा, ठीक है ना। अस्थावर, अस्थावर का मतलब होता है बच्चे स्थिर, तो यहाँ पर उल्टा बताना है ना, तो स्थिर थोड़े बताएंगे आप, सरल भी नहीं बताएंगे, बड़ा भी नहीं। तो जंगम, तो जंगम का मतलब होता है चलायमान, ठीक है ना, यानी चलने वाला। स्तुति शब्द का विलोम पूछा है, तो स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा, सिंपल है भाई, निंदा हो जाएगा। आकर्षण, तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, सारी दुनिया जानती है कि विकर्षण, क्या हो जाएगा, विकर्षण, आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, यहां पर ध्यान देना, विशेषण। अब बताओ विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसे विशेषण कहा जाता है। तो स्वर्ण का विशेषण क्या हो सकता है, सिंपल आंसर होना चाहिए ए नंबर, स्वर्णिम, इसे याद रखें। जगत, अगला है कि जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जगदीश तो संज्ञा हो जाएगा,
ठीक है, हम तो विशेषण से आइए, जागना ये तो क्रिया हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और डी जग भी नहीं होगा, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए बी नंबर। कौन सा हो जाएगा बच्चे, बी। अब प्रश्न है कि दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भाई दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, हमारा दैनिक जीवन, आप बोलते हो ना दैनिक जीवन, सिंपल सी बात है भाई कि दैनिक जीवन कैसा है भाई, दैनिक, यानी कि दैनिक जीवन की हम बात करते हैं, यानी कि ए नंबर राइट आंसर इसका, ठीक है ना। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, पुराणिक नहीं बोला जाता है, पुराना भी नहीं, तो पुराना तो आपका जो है ये एक विशेषण हो जाएगा, तो पुराना, पुराण शब्द का पुराना नया ये सब नहीं होना चाहिए, धार्मिक भी नहीं होगा। पुराण शब्द का होता है पौराणिक, जैसे आपने सुना होगा यह कथा पौराणिक कथा है कि नहीं, यानी कि पुराणों से संबंधित है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण के 4 मुख्य रूप से भेद होते हैं, ठीक है ना। निम्न में संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो संख्यावाचक है तो देख लो संख्या कौन है ऑप्शन में, 100 है कि अधिक है कि नया है कि कम है, तो सब समझ रहे हैं कि इसमें 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यथा संभव में समास कौन है, तो भाई समास आ गया, तो यथा क्या लगा है आगे बच्चे, यथा, तो जब यथा आ जाए ना तो आंखें बंद करके बता दो अव्ययी भाव समाय, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, परा आ जाए, याद रखना अव्ययी भाव समास। नर सिंह में शब्द में कौन सा समास है, तो वो नर किसके जैसा है, तो सिंह के जैसा है। अगर मैं बोलूं लाल मणि, लाल मणि, तो मणि कैसा है, लाल है, तो इसका मतलब कि एक विशेषण हो रहा है, ठीक है, एक विशेषण और दूसरा विशेष है, तो जिस समास में एक विशेषण और एक विशेष का संबंध होता है ना वो कर्मधारय समास होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है, भूमि, भूधर, भूपति, पाथे, सारी दुनिया जानती है भूमि, ठीक है ना। अभी याद रखो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची गिरिजा शंकर, गिरीश, गिरिजा, गिरिजानंदन, तो ये गिरिजानंदन है। लंबोदर भी भगवान गणेश को बोला जाता है और कई नाम है, ठीक है। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, यहां पर ध्यान देना, नहीं है, तो भाई तरंगिणी तो है, अपराध तो है, तटिनी भी है, भागीरथी ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। वैसे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसे जाता है, तो भागीरथ को जाता है, तो ये भागीरथी जो है ना ये नदी का पर्यायवाची नहीं है बच्चे, ठीक है ना। भौरा, तो भौरा है, भृंग है, मधुप है, ये सब इसका पर्यायवाची है। स्वागत, अब संधि से जुड़े हुए सवाल देखेंगे, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत जो है सु प्लस आगत, ये एक यड़ संधि है। कौन सा संधि है बच्चे, यड़ संधि, ठीक है ना, जो स्वर संधि का भेद होता है, ठीक है ना। गायक, गायक शब्द में कौन सी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद गए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ए ओ और औ के बाद अपने से कोई भी स्वर आता है तो ए का अय और ए का आय, ठीक है ना। ओ का क्या हो जाता है बच्चे, आओ, और आओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, ठीक है। जब आप गए बोलते हैं तो यहाँ पर आ रहा है गए, तो आय हो जाएगा, तो ग में आय लग जाएगा तो गाय हो जाएगा, गाय, और क के क, ठीक है ना, गायक। इस तरह से मेरा जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से परमार्थ है, तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चे, तो परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, जो कि ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, परम प्लस अर्थ, अ और अ मिलकर क्या हो जाता है, आ, ठीक है। पावन, तो मैंने क्या बोला, ए ओ औ के बाद अपने से कोई भी स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। तो जब आप पावन का संधि विच्छेद करते हैं तो प प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, पावन, ठीक है ना। और ये जो है आपका अयादि संधि है बच्चे, याद रखना कौन सा नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अगला मेरा प्रश्न है भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ का मतलब क्या हुआ, भीड़ का मतलब एक दो लोगों से भीड़ होगा भाई, तो भीड़ से तो बहुत समूह का बोध होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सब जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग लड़ा देंगे, ठीक है ना। कुर्सी, तो कुर्सी कौन सी संज्ञा है, तो कुर्सी से क्या होता है, कुर्सी से कुर्सी जाति का बोध होता है, कुर्सी हो, कलम हो, किताब हो, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ए नंबर पे लड़ा देंगे, ठीक है ना। दूध, तो नापने तोलने वाली जो चीजें होती है ना बच्चे, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। मनुष्यता का
कौन सी संज्ञा है? तो भाई मनुष्यता हो गया, पशुता हो गया, ठीक है ना, ईमानदारी हो गया, ठीक है ना, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। महोदय, महोदय हो, महात्मा हो, ये सब जो समास होता है ना वो कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन में दोनों पद प्रधान है ना, तो दोनों पद किसमें प्रधान होता है आप बताओ? द्वंद्व में प्रधान होता है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास हो जाएगा, भाई बहन हो, लिट्टी चोखा हो, है ना, दूध दही हो, ये सब हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। पंचानन शब्द में कौन सा समास है? तो आपने दिग्गु समास को पढ़ा है क्या? क्या होता है दिग्गु समास में? जो शुरू होता है कोई संख्यावाची शब्द होता है, संख्यावाची। तो क्या आपको पढ़ने पर संख्या का बोध नहीं हो रहा है? पंचानन, पंच आ रहा नहीं आ रहा है, पंचेनी 5, यानी कि दिग्गु समास हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे आपको पूरा मजा आया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।